तेरी माँ को देख, कैसी मिशनी बनी बैठी है, ना फ़ोन करती है ना पूछती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्या है माँ, अब तो वो हमारे घर आ गई है, क्यों उसकी माँ को कोसती रहती हो? माँ जी सही बोल रही हैं। माँ जी ने माँ को एक काम दिया था, मेरी माँ ने वो काम तो नहीं किया, बल्कि इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो माँ जी को फ़ोन करके बता दे कि काम नहीं हुआ है। उधर बहू के मायके में रानी की सास ने तो न जाने हम लोगों को क्या ही समझा है। अरे ऐसा परिवार मिला है कि लगता है हम लोग ही पाल रहे हैं। ये तो रिश्ता करते वक्त देखना चाहिए था ना। अब क्या? अब क्या क्या? अरे इतनी भी देर नहीं हुई है, मैं रानी को यहाँ ले आऊंगी। शादी ब्याह कोई मजाक है क्या, जो बेटे की शादी की और 2 महीने में लेकर वापस आ जाओगी? अरे उसे भी तो समझने दो। दिन बीत रहे थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में रानी का मायका और ससुराल एक दूसरे से लड़ने का कोई मौका ना छोड़ता। रानी की सास: मैं तो नहीं जाऊंगी पार्टी में, बहू की माँ आई होगी। वैसे बहू, तेरी माँ तुझसे कुछ तो कहती होगी ना हम लोगों के बारे में? नहीं माँ जी, वो तो कुछ नहीं कहती है। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा था ना कि आप लोगों के घर 2 गाड़ी है, आज की पार्टी के लिए कुछ देर के लिए एक कार हम लोगों को दे दो। लेकिन ना कोई जवाब ना कोई सवाल। अब अच्छा लगेगा क्या कि खुद तो कार में आएंगे और बेटे के ससुराल वाले ऑटो से उतरे? अरे माँ, क्यों मांगी कार, क्या ज़रूरत है? अरे पैदल का रास्ता है जहाँ पार्टी हो रही है। हाँ माँ जी, हम तो पैदल ही चले जाएंगे, कार का क्या करना है? मुझे तो लगता है कि मेरे बहू बेटा भी उनसे मिले हुए हैं, तभी तो। क्या तभी तो माँ जी? तभी तो बोली एक ही होती है तुम दोनों की। देख रही हूँ मैं, लव मैरिज तो है नहीं, फिर भी तोता मैना बने रहते हो। अरेंज शादी की है मैंने बेटे की। तेरे घर वाले सुधरे तो ठीक, नहीं तो रास्ता नाप लेना अपने घर का। बेटा माँ की इस बात पर कुछ नहीं बोलता, जिससे रानी को गुस्सा आ जाता है। पार्टी में: हाय रे, मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने, खाने को नहीं देते क्या? नहीं नहीं माँ, कैसी बात करती हो, क्यों नहीं देंगे खाना? बहू हूँ मैं इन लोगों की। अरे ये नहीं देती होंगी ना अपने बहू को खाना, तभी तो देखो भाभी तेरी कैसी सूखी सी मरियल हड्डी सी लग रही है। कैसी बात कर रही है सासू माँ, हम लोगों के मायके में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वैसे ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये क्या है, दोनों परिवार इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो प्यार मोहब्बत से हाल चाल पूछ लो ना। क्या हाल पूछे इन बेहालों का। वैसे भी मैं अब मेरी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, जल्दी ही वापस बुला लूंगी अपने पास, वो भी हमेशा के लिए। रानी माँ की बात पर कुछ नहीं कहती। पति को भी रानी पर गुस्सा आ जाता है। दोनों पार्टी के बाद घर आते हैं, जहाँ कमरे में दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। खुश होगे ना तुम तो, माँ के घर जा रही हो, वो भी हमेशा के लिए। आप भी तो। तभी तो माँ ने जब ये कहा तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे क्या जवाब देता मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। माँ तो कुछ भी बोलते, उसकी क्या मैं सफाई दूंगा, लेकिन तुम। रानी पति के पास जाकर रोने लगती है और गले लग जाती है। वो तो मुझे भी गुस्सा आ गया था इसलिए। पति भी बीवी को गले लगा लेता है। ये लोग जितना भी लड़े हम साथ रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रानी। मैं भी, लेकिन घर वालों की लड़ाई से तंग आ गई हूँ। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, सारा दिन माँ जी मुझे बोलती रहती हैं। माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, समझी? दिल पे ना लगाया करो। रानी भी समझ जाती है, लेकिन ये घर वाले इनको क्या बोला जाए। रानी भाभी, मुझे आपकी ना लाल वाली साड़ी चाहिए। कौन सी, वो शादी वाली? अरे वो तो बहुत भारी है, कैसे पहनोगी? पहन लूँगी भाभी, एक पार्टी में जाना है। ठीक है, ले लो। और हाँ, ये हार भी इस पर सूट करता है, रखो। ननद रानी के पास से सारा सामान लेकर तैयार हो जाती है और पार्टी में चली जाती है। पीछे से रानी के घर वाले उसके ससुराल आते हैं। देख बेटी, हम तुझे लेने आए हैं। हाँ तो ले जाइए, हमारे लिए कौन सी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ये। देखो देखो भाषा इनकी, बहू को मुर्गी समझ रही है। देखिए बहन जी, बेटी दी है हम लोगों ने आपको, अब इससे ज़्यादा क्या दे।
क्या दे? अरे दिया क्या है आप लोग ने? अरे अपनी बात से भी मुकर गए। एसी बोला था, कूलर दे दिया। कार बोला था तो मोटरसाइकिल दे दिया। हाँ तो बोला तो आपने भी था कि लड़के का अपना काम है, लेकिन वो भी तो नहीं निकला। लड़के की सैलरी झूठी बोली। अरे एसी दे देते तो बिल कौन देता? वो भी हमारे सर ही डाल देते ना। माँ रहने दो ना, क्यों पुरानी बात उठा रही हो? वो मेरी किस्मत में था। वैसे भी राकेश बहुत अच्छे हैं माँ। उन्हें तो पता भी नहीं था कि कब माँ जी मेरा रिश्ता लेकर आई, कब क्या बात की। उन्हें तो सिर्फ मेरी फ़ोटो दिखाकर कहा था कि शादी करनी है इससे। अरे रहने दे, सारा परिवार मिला है। ये सब ऐसे ही लोग हैं, चोर। बोलते कुछ है, होते कुछ है। चल तू हम लोगों के साथ। तभी राकेश वहाँ जाता है। अरे माँ पापा आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे दिन आए हैं। ये लीजिए मिठाई। मैंने अपना काम शुरू किया है। आज पहला दिन था। कमाई बहुत अच्छी हुई है। मैं वादा करता हूँ रानी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। देखा, खोल लिया ना इसने अपना काम। अरे ऐसे ही झूठ नहीं बोला था, साफ बताया था कि काम खोलने वाला है। वैसे भी झूठे लोगों को ना सब झूठा ही लगता है। रानी और राकेश देख रहे थे कि कैसे उन लोगों के माता पिता आपस में लड़ रहे हैं। वो बहुत दुखी होते हैं कि तभी रानी की ननद आ जाती है, जो रानी की साड़ी पहने होती है। हाय रे, ये देखो। ननद प्यार से रानी की माँ के पैर छूती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आप लोगों ने कुछ खाया? मैं अभी लाती हूँ। हाँ लेकिन साड़ी बदल कर, बहुत महंगी है मेरी बेटी की साड़ी। पैसे भी तुम लोगों ने तो जीवन में इतने महंगे कपड़े पहने भी नहीं होंगे। ननद रोने लगती है। देखिए हद में रहिए, भाभी के कपड़े क्या ननद नहीं पहन सकती? माँ मेरे घर की बात पर दखल ना दे। और हाँ मीरा, ये साड़ी आज से तुम्हारी। अरे तू तो पागल हो गई है इस लड़के के चक्कर में। भिखारी लोग हैं, हर चीज़ मांगी हुई चाहिए इन लोगों को। मेरी बेटी कैसे रहेगी? चल बेटी। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा, समझी? चल, माँ बाप आए हैं ना तेरे, निकल। अरे हिम्मत कैसे हो गई इस औरत की मेरी बेटी को भिखारी बोलने की? देख लो यहाँ से। माँ क्या कह रही हो? वो तो रानी की माँ ने कहा ना, रानी ने तो नहीं कहा। लेकिन सास नहीं मानती और रानी को ससुराल छोड़कर जाना ही पड़ता है। रानी के मायके में मैं यहीं रहूंगी ड्राइंग रूम में, जब तक राकेश लेने नहीं आते। माँ मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को कब आऊँगा पता नहीं, इंतज़ार मत करना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा? शाम को तो वकील बुलाया है, तलाक के पेपर रेडी हो रहे हैं। तलाक मैं मरने के बाद भी नहीं दूंगा, मेरी बीवी है वो। उधर रानी भी खाना पीना छोड़ देती है। माँ जी, रानी दीदी खाना ही नहीं खाती, बस जिद लगा रखी है कि वो अपने ससुराल जाएगी। आया था राकेश, मैंने तो बाहर से ही भगा दिया। रोज शाम को आकर खड़ा हो जाता है। कहाँ, कब? पापा मुझे उनके पास जाना है। आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्या ना करे, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, तैयार हो जाना। बाकी तलाक के पेपर भेज दिए हैं मैंने। मैं मरने के बाद भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। रानी की ससुराल में उसकी ननद। माँ मुझे भाभी की याद आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ उनके मायके। अरे पैर तोड़ दूंगी जो घर के बाहर कदम भी निकाला तो। रानी की ननद और पति दोनों उदास रहने लगते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। वही हाल रानी का भी अपने मायके में होता है। लड़के वाले रानी को देखने आते हैं। कितनी सुंदर हो तुम, क्यों छोड़ दिया तुम्हारे पति ने तुम्हें? रानी कुछ नहीं कहती। उसकी माँ बोलती है, अरे लालची लोग थे, वे क्या छोड़ेंगे, हमने ही छोड़ा है। नहीं, लालची नहीं थे, ना मैंने छोड़ा है, ना मैं किसी और से शादी करूंगी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मैं राकेश, जो कि मेरे पति हैं, उन्हीं से प्यार करती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। और ये क्या तमाशा लगा रखा है? यही सब करना था तो बुलाया क्यों? लड़के वाले बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि रानी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। उधर पूरी रात राकेश घर नहीं आता तो माँ परेशान हो जाती है। पता नहीं जब से वो मनहूस गई है राकेश को क्या हो गया है। घर तो खाली खाली सा लग रहा है। कहाँ होगा मेरा बेटा? उधर रानी की माँ। अरे ये तो माँ बनने वाली है,
इसका बच्चा गिरा दो, नहीं तो दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। रानी सुन लेती है और जोर से चिल्लाकर बाहर भागती है, जहां राकेश खड़ा होता है। कहाँ जा रही थी? आप पापा बनने वाले हैं। राकेश रानी को गले लगा लेता है। मैं तुमको लेकर अलग रहूंगा, चलो। कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। मैं इसका बच्चा गिराकर इसकी दूसरी शादी कर दूंगी। राकेश को गुस्सा आ जाता है। मैं पुलिस को बुला सकता हूँ कि आप हमारा बच्चा गिराना चाहती हैं। माँ, आप दूर रहें हम लोगों से। तभी राकेश की माँ भी आ जाती है। बहन जी, मुझे माफ करिए, पर मैं अपने बहू और बेटे को लेने आई हूँ। राकेश की माँ बच्चों से माफी मांगकर उन्हें घर ले आती है और फिर रानी को प्यार से रखती है। मिसेस शर्मा की बहू शालिनी सुबह से काम में बिजी थी। उसे काम करने का बड़ा शौक था। नौकरी भी करती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पर कभी ऑफिस का काम करती तो कभी घर का। चुटकी बजाते ही सारे काम कर देती थी, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी रहती थी। और उसे इस तरह बिजी देखकर कभी कभी उसके घर वाले भी परेशान हो जाया करते थे। शालिनी, मुझे नाश्ते में आज पोहा खाना है। अभी बना देती हूँ, चिंता क्यों करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, तुमने मेरे लिए दलिया क्यों बनाया? मम्मी जी, सुबह आपने तो कहा था कि आज आपको दलिया खाने का मन है। लेकिन बेटा, अगर तुम अनुज के लिए पोहा बना रही थी तो मेरे लिए भी वही बना देती। इतना करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे लिए अलग से पराठे भी बनाए हैं। अरे सुबह सुबह इतना सारा काम बेटा, ऑफिस भी तो होता है तुम्हारा। पापा जी, कोई बात नहीं, कितनी देर लगती है? एक तरफ पराठे बना दिए, एक तरफ दलिया चढ़ा दिया, और पोहे बनने में तो वैसे भी वक्त नहीं लगता। लेकिन शालिनी, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम एक बार कह देती तो हम सब लोग एक ही तरह का नाश्ता कर लेते ना। हमें तो इस बात से कोई परेशानी नहीं। जानती हूँ मैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है ना, मुझे काम करने का शौक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन शाम के बाद, शालिनी चलो ना, आज कॉफी पीने चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कॉफी नहीं पी मैंने। आज नहीं अनुज, मुझे कपड़ों की पूरी अलमारी ठीक करनी है और ऑफिस का भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी करना है। शालिनी, कपड़ों की अलमारी संडे को ठीक कर लेना, और अगर ऑफिस का काम है तो जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद चलते हैं। नहीं अनुज, अगर मैं जल्दी फ्री भी हो गई ना तो किचन में कैरी काट कर रखी थी, उसका अचार भी तो बनाना है मुझे। शालिनी, कितना काम करती हो तुम? कभी खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी तो वक्त निकाल लिया करो। अनुज, एक बात बता, ये जो आम का अचार मैं बना रही हूँ, ये क्या अपने लिए बना रही हूँ? तुम्हें ही पसंद है ना? तुमने ही कहा था ना, शालिनी जल्दी से आम का अचार बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं मानता हूँ तुम ये मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वक्त निकालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना अनुज, फिर कभी चलेंगे ना। कुछ दिनों के बाद, शालिनी, सुबह से देख रही हूँ कितनी बार छत के चक्कर लगा चुकी हो। क्या बात है बेटा, क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, वो पापा जी को चावल के आटे के पापड़ पसंद है ना, बस वही बनाकर सुखा कर आई थी। अरे लेकिन बेटा, वो तो बाजार में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम वहाँ से ले आते हैं। हाँ, मैं तो बाजार के बने हुए पापड़ ही खाता हूँ, काफी अच्छा स्वाद होता है उनका। नहीं पापा जी, आपकी उम्र में अब ये बाजार की बनी हुई चीजें खाना ठीक नहीं, मैंने बना दी है ना। लेकिन बेटा, कम से कम 20 बार सीढ़ियाँ उतर चढ़ चुकी हो, कभी तुम थक भी जाओगी बेटा ऐसा करते करते। कोई बात नहीं, पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो। चलो आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मम्मी जी, चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ अगर आपका मन कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तुम थक गई होगी इसलिए पूछ रही हूँ। अरे थोड़ी देर हमारे पास बैठकर बातें भी तो करो। मम्मी, मेरी ना अभी एक ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है, मैंने ही ऑफिस वालों को बोल कर रखा था कि इस वक्त मीटिंग कर देना, तो मैं आपसे ना फिर कभी बातें करने के लिए बैठूंगी, और फिर मीटिंग के बाद मुझे छत से पापड़ भी तो उठाकर लाने हैं ना। चलती हूँ मैं। शालिनी के जाने के बाद, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बहू कुछ ज्यादा ही काम करती है?
अरे सारे घरों में तो ये परेशानी होती है कि बहू काम नहीं करती और सास परेशान रहती है, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही है। शालिनी को इतना ज्यादा काम करते देखकर कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी अनुज वहां पर आता है। मम्मी, शालिनी काम में इस कदर डूब गई है कि वो अपने घर वालों को भी वक्त नहीं देती। आपको नहीं लगता हमें इसका कुछ करना चाहिए? अरे लेकिन बेटा हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कई बार उससे कहती हूँ थोड़ा कम काम किया कर, इधर उधर घूमने फिरने जाया कर, लेकिन समझती ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बीवी एक दिन मशीन बन जाएगी। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होगा उसके पास। कुछ दिनों के बाद, शालिनी जानती हो, हमारी कॉलोनी के सब लोग ना पिकनिक पर जा रहे हैं। मम्मी जी पापा जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया है। हम भी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कॉलोनी के सब लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं? हाँ शालिनी, अच्छा है ना, सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। देखो मैंने तो छुट्टी भी ले ली है, तुम भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है अनुज, मैं आज ही मैसेज कर देती हूँ। पिकनिक वाले दिन। अनुज, शालिनी बेटा तैयार तो हो ना, सब लोग निकलने वाले हैं। मम्मी बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अनुज बेटा, शालिनी कहाँ है? उसे भी कहो जल्दी से तैयार होकर आ जाए। गुप्ता जी कई बार मैसेज कर चुके हैं। पापा, शालिनी तो कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं कमरे में थी। कोई बात नहीं बेटा, उसे आवाज देकर बुला ले। देख सब लोग निकल जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी देखता हूँ शालिनी कहाँ है। अनुज शालिनी को ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंचता है। उसने देखा कि शालिनी घर की छत की धुलाई करने में लगी हुई थी। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम जानती नहीं हमें पिकनिक पर जाना है, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अनुज, मैंने सोचा कि पिकनिक के लिए आज छुट्टी ली हुई थी, तो क्यों ना इस छुट्टी में कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन शालिनी, सब लोग पिकनिक के लिए निकलने वाले हैं और तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं हो। वही तो, मैं तो छुट्टी का फायदा उठाना चाहती थी। सोचा घर की छत बहुत गंदी पड़ी है, क्यों ना इसे साफ कर दूं। रोज कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े गिर कर गंदे हो जाते हैं। लेकिन शालिनी, हमें आज पिकनिक में जाना था। अब अनुज एक काम करिए ना, मम्मी जी पापा जी के साथ आप पिकनिक पर चले जाइए। आज मैं पूरे घर की धुलाई करके उसे अच्छे से चमका देती हूँ। आप लोग वापस लौट के आओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शालिनी, ये पिकनिक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान की है। अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मम्मी पापा के साथ मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? अनुज प्लीज, आप पिकनिक पर चले जाइए ना। देखिए ऐसी हालत में मैं आपके साथ नहीं आ सकती। कितना सारा काम फैला कर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जानता हूँ तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। कुछ दिनों के बाद। क्या हुआ अनुज बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं पापा, शालिनी सारा दिन मशीन की तरह काम करती है। अगर 1 मिनट भी उससे कोई बात करने की कोशिश करे तो सुनती ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ। उस दिन पिकनिक पर भी वो हमारे साथ गई नहीं। लगता है जैसे उसके सर पर काम करने का भूत सवार है। देखो अनुज बेटा, शालिनी इस तरह तुम्हारी बात नहीं समझने वाली है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या पापा, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करो बेटा, कल जब शालिनी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाए ना, तो तुम लैपटॉप लेकर बैठ जाना और ब्रेकफास्ट बिना किए ही ऑफिस के लिए निकल जाना। और जब रात को आओ तो डिनर भी मत करना। मेरा मतलब बाहर से कुछ खाकर आ जाना, लेकिन काम का बहाना करके, अपने बिजी होने का बहाना करके शालिनी को पूरी तरह इग्नोर करते रहना। लेकिन पापा उससे क्या होगा? वो तो खुश होगी ना कि मैं भी बिजी हो जाऊंगा, वो भी बिजी, उसे तो और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब तक शालिनी को इस बात का एहसास ही नहीं कि जब उसके साथ वाला कोई इंसान बिजी हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। बस 3-4 दिन तुम ये नाटक करो, फिर देखो शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और देखो उसे अच्छी तरह इग्नोर करना मेरा मतलब इग्नोर करने का नाटक करना। अगले दिन सुबह। अरे अनुज, सारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? और ये लैपटॉप साइड में रखो, पहले कुछ खा लो,
सॉरी शालिनी, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन अनुज, भूखे ऑफिस जाना ठीक नहीं है, काम बाद में कर लेना। नहीं शालिनी, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। शाम के वक्त। अनुज, आपने डिनर भी नहीं किया और अब भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, आखिर बात क्या है? कहा ना शालिनी, एक नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। अगले दिन। अनुज, पता नहीं क्यों आज सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, आज मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। अनुज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सुन लिया यार, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे जाना होगा। अनुज का ऐसा बिहेवियर देखकर शालिनी दुखी हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अनुज को पता नहीं क्या हुआ है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, खाते ही नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है बेटा, क्या किया अनुज ने? मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने जब अनुज को बताया तो उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। काम में बिजी होगा ना बेटा, शायद इसलिए नहीं सुन पाया होगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा भी क्या काम, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेते तो कौन सा उनका काम रुक जाता। शालिनी बेटा, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी तो यही करती हो ना, दिन रात मशीन की तरह काम करती हो, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करती। हाँ पापा जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ, घर को अच्छे से रखती हूँ, आप लोगों के लिए पैसे कमाती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बेटा, इसमें गलत कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब कामों के साथ या इन सब कामों को थोड़ा सा कम करके अपने पति और अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। और चिंता मत करो, अनुज तुम्हें बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए नाटक कर रहा था। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, माना कि तुम जो भी करती हो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए करती हो, लेकिन काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए वक्त निकालना भी बेहद जरूरी है, और वो तुम बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी समझ में आ चुका है, आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 मिनट, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। अरे, फिर से काम? और परिवार के सब लोग अनुज की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। सुशीला और ओम प्रकाश जी का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उनके साथ उनके 2 बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे आलोक की शादी अनुष्का के साथ हो गई थी और छोटे बेटे अनुज की शादी नहीं हुई थी। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, बस सुशीला जी की शक करने की आदत बड़ी खराब थी। सुशीला जी को देखकर कभी कभी ओम प्रकाश जी भी लोगों पर शक करना शुरू कर देते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बार अनुज कहीं बाहर घूमने गया और लौट कर आया तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया। अनुष्का भाभी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। क्या हुआ देवर जी, इतनी आवाज क्यों दे रहे हैं? और कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे भाभी, बस अभी 10 मिनट ही हुए हैं, अब जल्दी से यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या बात है बेटा, तू तो घर में घुसते ही बस अपनी भाभी को आवाज दे रहा है, माँ बाप को भूल गया क्या? अरे सुशीला, देवर भाभी है, बराबर की उम्र है दोनों की, अपना दिल की बातें एक दूसरे से कर लेते हैं। देखिए माँ, पापा सब समझते हैं, अब तो कुछ भी नहीं समझती। अरे रहने दे बेटा, मैं जो समझती हूँ ना वो कोई नहीं समझ सकता। अब ये बता, इतना चिल्ला चिल्ला कर अपनी भाभी को आवाज क्यों दे रहा था? भाभी देखिए तो, आपके लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखिए, पिंक कलर की साड़ी, आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना? वाह देवर जी, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। मैं जब ये साड़ी पहनूंगी ना तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। अनुष्का बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये साड़ी पहनकर तुम्हें सबसे पहले आलोक को दिखानी चाहिए? मम्मी जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ दिनों के बाद अनुष्का के कमरे में। भाभी, क्या कर रही हैं आप? आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बताइए ना देवर जी, क्या ज़रूरी बात है? भाभी, आज शाम को तैयार हो जाइएगा, आपको मेरे साथ कहीं चलना है। लेकिन कहाँ देवर जी, मुझे बताइए तो सही। और देखिए, 7 बजे आलोक ऑफिस से आ जाते हैं,
मैं शाम को आपके साथ कहीं कैसे चल सकती हूँ? भाभी, हम भैया के आने से पहले आ जाएंगे ना। और मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। और देखो, अगर मम्मी पूछे ना हम कहाँ जा रहे हैं तो आप कुछ भी बहाना बना देना, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। शाम के वक्त अनुष्का अच्छे से तैयार होकर अनुज के साथ घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। अरे अनुज बेटा, अनुष्का को लेकर कहाँ जा रहे हो? अब वो पापा, कुछ जरूरी काम था, भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी। तेरी भाभी को शॉपिंग कराने के लिए आलोक है ना। बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं मम्मी जी, उनके साथ तो मैं हमेशा ही जाती हूँ ना। आज देवर जी के साथ जाने का मन कर रहा था तो बस। मम्मी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। घर से बाहर जाने के बाद अनुज अनुष्का को एक कॉफी शॉप में लेकर जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, बताइए ना क्या बात है देवर जी। तभी वहां पर एक सुंदर सी लड़की आती है। भाभी, मुझे आपको तनु से मिलवाना था। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। देखिए ना, इस बारे में मैं घर में किसी को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए चुपचाप आपको यहाँ लेकर आया। अरे वाह देवर जी, तनु तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ी पसंद है। बैठो ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी। अनुज मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताता रहता है, आपसे बहुत प्यार करता है ना, और आपकी रिस्पेक्ट भी। जानती हूँ, लाखों में एक देवर मिला है मुझे, ऐसे केयर करता है जैसे मेरा छोटा भाई हो। भाभी, आप भी तो मेरे दिल की हर बात बिना कहे समझ जाती हैं। आपके जैसी भाभी भी किस्मत वालों को मिलती है। आप चिंता मत करो, तनु की और आपकी शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से करूंगी, वो भी मान जाएंगे। उधर आलोक घर पहुंचता है और अनुष्का के बारे में पूछता है। अरे मम्मी पापा, क्या बात है? आज अनुष्का घर पर नहीं है, कहाँ गई है? अब बेटा हम कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए हम तो चुप ही रहे तो बेहतर है। क्या बात है मम्मी, साफ साफ बताइए ना। वैसे भी ऑफिस से थका हारा आया हूँ और आप इस तरह गोल गोल बातें मत करिए। अरे बेटा कुछ नहीं, बस अनुष्का अनुज के साथ शॉपिंग करने गई है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? दोनों देवर भाभी के बीच क्या चल रहा है? दिन रात दोनों गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। अरे कहने में तो मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं? ये आप क्या कर रही है मम्मी? आप जानती भी हैं अनुष्का मेरी पत्नी है और अनुज मेरा छोटा भाई। इसीलिए तू जरा अपनी आंखें खोल के रख बेटा। अनुष्का और अनुज की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही जवान हैं और आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी, अनुष्का और अनुज देवर भाभी हैं। देख बेटा, यह रिश्तों की पाठशाला तू मुझे मत पढ़ा। क्या देवर क्या भाभी, आजकल किसी भी रिश्ते में कुछ सच्चाई बची है क्या? जरा अपनी बीवी पर नजर रख, वरना कल को कुछ उल्टा हो गया ना तो हमसे मत कहना। कुछ दिनों के बाद आलोक, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। कौन सी सहेली से मिलने जा रही हो? अब वो सीमा है ना, मेन मार्केट में मॉल के पास रहती है, बस वहीं तक जा रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ मिलकर आओ अपनी सहेली से। शाम को ऑफिस से आते वक्त आलोक अनुष्का को अनुज की बाइक पर बैठे हुए देख लेता है और फिर घर आने के बाद, क्या बात है, मिलाई अपनी सहेली से? हाँ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। जानते हैं, हमने खूब सारी बातें की। और सहेली के घर पर ही थी या कहीं घूमने भी गई थी? अरे नहीं आलोक, बस उसके घर से ही जाकर आ रही हूँ, और कहीं जाने का तो वक्त ही नहीं मिला, सीधा वहीं से आ रही हूँ। तभी वहाँ पर अनुज आता है। अरे भाभी, आपका ये इयररिंग शायद खुलकर गिर गया था, मेरी बाइक की सीट पर अटक गया था। थैंक यू देवर जी, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच? सीधे सीधे बताओ मुझे। भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भाभी है मेरी। आलोक, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप जानते भी हैं अनुज मेरा देवर है। अगर देवर है तो उसके साथ बाइक पर क्यों घूम रही थी? और तुम्हारा इयररिंग इसकी बाइक की सीट में कैसे अटका हुआ था? माफ़ करना आलोक, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अपनी फ्रेंड के घर से लौटते वक्त रास्ते में मुझे देवर जी मिल गए और बस मैं उन्हीं के साथ बैठकर घर तक आ गई। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। शर्म नहीं आती देवर भाभी के रिश्ते को गंदा करते हुए? अनुज, आप मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपनी बीवी का इस तरह अपमान करना अच्छी बात नहीं है।
मैं भी इस घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी बड़ी बहन जैसी भाभी के साथ मेरे रिश्ते को बदनाम किया जाए। तभी वहां पर सुशीला जी आ जाती हैं। अरे क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? तुम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हो, मजे करते हो, और आलोक पति है अनुष्का का, वो इसे कुछ भी कह सकता है। लेकिन मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो मेरे ऊपर शक करता है। मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहता जहाँ आपस के रिश्तों को इस तरह गंदी नजर से देखा जाता है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह घर से बाहर निकलने के बाद तो तुम दोनों को आज़ादी मिल जाएगी ना। निकलो निकलो इस घर से अभी के अभी, और जो करना है घर से बाहर जाकर करो। इस घटना के बाद लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बाजार में घूमते वक्त तनु आलोक से मिलती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम आलोक शर्मा है ना? हाँ बिल्कुल। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अनुज के बड़े भाई हैं ना? उसने एक बार मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। उसका नाम मतलब मेरे सामने। वो मेरा भाई नहीं, दुश्मन है। जो कुछ भी हुआ उस बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ भैया। लेकिन तुम हो कौन और सब कुछ कैसे जानती हो? मैं अनुज की गर्लफ्रेंड हूँ और अब उसकी पत्नी। आप जानते हैं, आपने अनुष्का भाभी को घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अनुज को हमेशा अपना छोटा भाई कहा करती थी और अनुज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। अगर छोटा भाई समझती थी तो सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती क्यों थी? आपको गलतफहमी हुई है भैया। जिस बात को लेकर आप परेशान हैं वैसा तो कुछ है ही नहीं। अनुज तो अनुष्का भाभी को मुझसे मिलवाने के लिए लाया था और मेरे बारे में घर में किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए ये बात आपसे छुपाई। ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अनुष्का भाभी एक अनाथ आश्रम में टीचर का काम करती हैं। आप वहां जाइए और उनसे जाकर माफी मांग लीजिए। अगले दिन अनाथ आश्रम में। अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस घर चलो। नहीं आलोक, आपने मेरे पति होकर मेरे चरित्र पर शक किया, अपने छोटे भाई पर शक किया। ये बहुत गलत बात है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ। अनुष्का, मम्मी के भड़काने पर मैं उनकी बातों में आ गया था। तो अब मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं? कल को किसी और ने आपको भड़का दिया तो आप मुझे फिर से घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वैसे भी गलती मेरी है, मुझे सोचना चाहिए था। तुम्हारा और अनुज का रिश्ता देवर भाभी का रिश्ता था। ये सब मेरी गंदी सोच का नतीजा है। मैं तुम जैसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आलोक। क्या देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को इतनी गंदी नजर से देखना सही है? क्या हम रिश्तों पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? देवर भाभी का रिश्ता भाई बहन और माँ बेटे जैसा होता है। क्या लगता है आपको, हमें उस पर शक करना चाहिए? क्या हमें किसी को अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं देना चाहिए?